नमस्कार। आइए आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय आपराधिक कानून के बिल्कुल बेसिक सिद्धांतों को समझते हैं। और हाँ, जो आईपीसी से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की तरफ इतना बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है, उस पर भी एक गहरी नज़र डालते हैं। किसी भी समाज में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कानून की नज़र में आखिर अपराध बनता कैसे है और एक इंसान को अपनी रक्षा करने का अधिकार कब मिलता है। इस विश्लेषण को बिल्कुल ठोस और प्रामाणिक रखने के लिए हम सीधे दिल्ली विश्वविद्यालय के आधिकारिक एकेडमिक सिलेबस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कोई हवाई बातें नहीं होंगी। हम कानून की फिलॉसफी को बिल्कुल निष्पक्ष और तथ्यात्मक तरीके से समझेंगे, सीधे उन्हीं किताबों से जो कानून के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती हैं। तो इस चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, एक अपराध क्या है। दूसरा, नैतिक यानी मॉरल और आपराधिक गलतियों में अंतर। तीसरा, अपराध के मूल तत्व। और चौथा, निजी रक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार। ये रोडमैप हमें कानून की फिलॉसफी से सीधे आत्मरक्षा के प्रैक्टिकल इस्तेमाल तक ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले खंड से शुरू करते हैं। आखिर एक अपराध होता क्या है? अब देखिए, कानून हर छोटी मोटी गलती को अपराध नहीं मानता। कानून दीवानी यानी सिविल गलतियों और आपराधिक गलतियों के बीच एक बहुत ही सख्त लकीर खींचता है। अगर किसी से कोई सिविल गलती होती है तो उसका मुख्य लक्ष्य पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक रूप से मुआवजा देना होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपराधिक गलतियां पूरे समाज के खिलाफ किए गए अपराध माने जाते हैं। इनमें सजा देना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आगे चलकर कोई ऐसी हिम्मत ना करे। आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड पर, नैतिक यानी मॉरल बनाम आपराधिक गलतियां। ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, अगर कोई काम देखने में बहुत ही भयानक लग रहा हो पर शायद कानूनी रूप से वो अपराध ना हो। सिलेबस में इसके बहुत ही सटीक उदाहरण दिए गए हैं। मान लीजिए किसी के घर में अनाज भरा पड़ा हो पर वो अपने भूखे पड़ोसी को अनदेखा कर दे, या फिर एक डूबती हुई महिला जिसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो और कोई उसे बचाने ना जाए। ये बातें सुनने में कितनी गलत लगती हैं, है ना? ये बहुत बड़ी नैतिक विफलताएं हैं, पर कानून की नज़र में ये आपराधिक कृत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून को कुछ विशेष कार्यों या तय कर्तव्यों की जरूरत होती है। इसके विपरीत चोरी, हत्या या डकैती सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहाँ सर जेम्स स्टीफन का एक बहुत ही गहरा विचार आता है। उन्होंने पूछा था, क्या वो एक पिता है या एक पुत्र, क्योंकि वो दोनों हो सकता है। ये बात उन्होंने इस संदर्भ में कही थी कि कोई कृत्य अपराध है या सिविल टॉर्ट, और ये कितनी खूबसूरती से समझाता है कि कभी-कभी एक ही काम एक ही समय पर सिविल टॉर्ट और अपराध दोनों हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही हों। अब आते हैं तीसरे खंड पर, एक अपराध के मूल तत्व क्या होते हैं। किसी को वाकई में दोषी ठहराने के लिए कानून को कुछ बहुत ही खास कानूनी सामग्रियों की जरूरत होती है। जैसे किसी बेहतरीन डिश को बनाने के लिए सही इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये 4 तत्व एक साथ होने चाहिए। पहला, एक इंसान जो कानूनी दायित्व के अधीन हो। दूसरा, मेंस रिया यानी बुरी नीयत। तीसरा, एक्टिस रियस यानी वाकई में किया गया कोई भौतिक काम। और चौथा, उस काम से किसी दूसरे इंसान या समाज को पहुंचने वाली चोट या नुकसान। तो इन सब में जो सबसे जरूरी कड़ी निकलकर आती है वो है मेंस रिया यानी एक दोषी दिमाग। ये दरअसल एक पुरानी लैटिन कहावत पर आधारित है जो बिल्कुल साफ कहती है कि बिना किसी बुरी नीयत या बुरे इरादे के कोई भी काम अपराध हो ही नहीं सकता। काम के पीछे की जो सोच होती है ना, वही असल में उसे अपराध बनाती है। अब चलते हैं अपने चौथे और आखिरी खंड पर, निजी रक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार। जब हम अपराध के इन बुनियादी तत्वों को समझ लेते हैं तो कानूनी अपवादों को समझना बहुत आसान हो जाता है। खास तौर पर आईपीसी से बीएनएस की तरफ जो बदलाव हो रहा है उस संदर्भ में। सिलेबस इस बात पर जोर देता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में अब सिर्फ सजा देने से हटकर न्याय की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। पर इस बदलाव के बावजूद आत्मरक्षा या प्राइवेट डिफेंस के जो मुख्य नियम हैं वे आज भी पूरी मजबूती से परिभाषित और सुरक्षित हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, अपने शरीर की रक्षा करने का अधिकार आखिर शुरू कब होता है? क्या हमें तब तक रुकना होगा जब तक कोई वाकई में हमला ना कर दे? यहाँ धारा 102 इसका बिल्कुल सटीक जवाब देती है। शरीर की निजी रक्षा का अधिकार ठीक उसी पल शुरू हो जाता है जब खतरे की एक उचित आशंका पैदा होती है, भले ही अपराध अभी तक हुआ न हो। और हाँ, ये अधिकार ठीक तब तक चलता रहता है जब तक वो खतरे का डर या आशंका बनी रहती है।
तो ये तो हुई शरीर की बात, पर संपत्ति यानी प्रॉपर्टी के मामले में ये अधिकार कब तक रहता है? संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार कब खत्म होता है? संपत्ति की रक्षा की अवधि पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि अपराध कौन सा है। धारा 104 और 105 के मुताबिक चोरी के मामले में ये अधिकार तब तक है जब तक अपराधी भाग न जाए या फिर पुलिस की मदद न मिल जाए। डकैती में ये अधिकार तब तक रहता है जब तक जान का या चोट लगने का खतरा पूरी तरह खत्म ना हो जाए। और आपराधिक अतिक्रमण यानी क्रिमिनल ट्रेसपास में जब तक वो अतिक्रमण चल रहा है तब तक अधिकार है। सीधी सी बात है, जैसे ही खतरा खत्म, रक्षा का अधिकार भी खत्म। ये हमें एक ऐसे सवाल पर लाके खड़ा करता है जो शायद थोड़ा अजीब और चरम लग सकता है। इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में बहुत डिटेल में समझाया गया है। सवाल ये है कि क्या आत्मरक्षा के चक्कर में किसी निर्दोष इंसान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी इंसान पर एक जानलेवा भीड़ ने हमला कर दिया है। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, गोली चलाना। पर मुसीबत यह है कि उस भीड़ में कुछ निर्दोष बच्चे भी फंसे हुए हैं। यहाँ कानून कहता है कि अगर वो इंसान अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाता है और बदकिस्मती से उन बच्चों को चोट लग जाती है, तो उसने कानूनी तौर पर कोई अपराध नहीं किया। ये नियम दिखाता है कि ऐसे भयानक हालात में अपनी जान बचाना कानून की नज़र में सबसे ऊपर आता है। पर ऐसा है क्यों? इसका लॉजिक बहुत ही साफ है। जैसे कि हमने पहले बात की थी, किसी भी अपराध के लिए बुरी नीयत या मेंजरिया का होना जरूरी है। जब कोई सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है तो वहां वो दोषी दिमाग नहीं होता। वहां किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं होता, बल्कि सिर्फ खुद को जिंदा रखने की कोशिश होती है। और यही चीज इस कानून को पूरी तरह से न्याय संगत बनाती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ हम आज की चर्चा खत्म करते हैं। इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि धर्मद्रोह जैसे काम जो सदियों पहले संगीन अपराध माने जाते थे, आज वे हमारे सुरक्षित अधिकार बन चुके हैं, क्योंकि वक्त के साथ समाज की नैतिकता और सोच बदलती है। इससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आज के ऐसे कौन से आम व्यवहार हैं जिन्हें आगे आने वाली पीढ़ियां शायद भविष्य में एक अपराध घोषित कर दें? ये कानून की बदलती हुई फितरत को समझने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त आखिरी विचार है।